तो दोस्तों आज हमारा है टेक्निकल एनालिसिस पे अपना फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे के बेसिक के बारे में, और बेसिक के साथ साथ हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी पढ़ लेंगे और इंडिकेटर का भी देख लेंगे। और आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ स्टूडेंट ने मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताइए। हाँ, तो आज के लेक्चर में मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको सभी को पीडीएफ मिल चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को देखा होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही सही, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये इन्वेस्टर और ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करता है या एक दिन के लिए करता है उसको ट्रेडर बोलेंगे, और इन्वेस्टर वो जो पैसे डाल के भूल जाता है, वो लंबे टाइम के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देता है, ठीक है। एंड टेक्निकल एनालिसिस का मेन मोटो है प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की प्राइस को गैस करना। फ्यूचर की प्राइस को हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नेक्स्ट प्राइस क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का मेन मकसद यही है। मतलब means technical analysis assume that security price reflect all publicly available information and instead of focusing on statistical analysis of price movement। इसका मतलब देखो सीधा सा है कि जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दो अलग अलग चीज होती है। फंडामेंटल में हम कंपनी की नेट ग्रोथ देखते हैं, उनका रेवेन्यू देखते हैं और बहुत सारी चीजें थी वो देखते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हैं कि जो उसका रोज का प्राइस मूवमेंट है, कि आज ये प्राइस कम था, कल ज़्यादा हो गया या परसों और ज़्यादा हो गया, वो उस मोमेंट को हम नोटिस करते हैं और उस नोटिस के बेसिस पे हम अपनी अगली ट्रेड लेते हैं। मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि हम हमारी प्राइस आगे और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो बेसिक अजम्पशन, मतलब बेसिक अजम्पशन के बारे में पहले हम ये देख लेते हैं। बेसिक अजम्पशन मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस हमको क्या देता है, क्या नहीं देता है। प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, मतलब जब भी किसी भी प्राइस मूव करता है, मतलब आगे पीछे होता है और ऊपर नीचे होता है, तो एक स्पेसिफिक ट्रेंड में होता है। हर बार नहीं, बट मोस्टली 95% वो एक ट्रेंड में मूव करता है, कभी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। हम उस ट्रेंड को नोटिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम जब पढ़ते हैं, उसके बारे में और डीप में जाते हैं, तो हम उसके ट्रेंड को नोटिस करते हैं कि आज वो कौन सी ट्रेंड में है, या आज वो एक फिक्स रेंज बाउंड है कि मतलब एक प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, उसको हम ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब है मार्केट सबको मौका देता है कि अगर आप बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, शर्त लगाना चाहते हो, ये सब आपको मार्केट मौका देगा, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो प्राइस का हिस्ट्री है, जो उसका लास्ट मूवमेंट है, उसके रिपीट होने के, उसके वापस वही ट्रेंड वापस दोहराने के, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इस बात को हम ज्यादा फोकस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आधे ज्यादा इसी बात पे फोकस है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जो हिस्ट्री में हुआ है प्राइस के साथ, वही आगे हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी को लेकर हम टेक्निकल एनालिसिस पे सारी स्टडी करते हैं ना। हाँ, तो ये मैंने इसके बारे में ब्रीफ में भी नॉलेज दे रखा है। और अब बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एडवांटेज है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। और हम मार्केट का ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक वीक के पीरियड में, सपोज हम एक हफ्ते में प्राइस का मूवमेंट देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक हफ्ते में प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कौन से स्पेसिफिक जोन के बीच में वो फंसा हुआ है या बाहर निकल रहा है, क्या है, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट के ट्रेंड का ना। और हम इसके साथ साथ हम जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो खरीदार और बेचने वाले, एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लिया, जैसे रिलायंस ले लिया, तो उसमें बायर और सेलर, खरीदने और बेचने वालों का बिहेवियर क्या है, कि वो कब बेच रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कब ज्यादा कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ पे लोग ज्यादा बेचना स्टार्ट करें, कौन सा एक स्पेसिफिक प्राइस है जहाँ पे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये मार्केट का तो ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है कि इसमें स्ट्रेटेजी अगर गलत हो गई, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाई, अगर वो गलत हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका नुकसान होगा। नॉट फॉर बिगिनर, और वैसे आप सभी लोग बिगिनर हो, पर
ये बात है कि मैं आपको 2 महीने तक पूरा नोटिस करूंगा, आपकी इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, तो आपको बिगिनर से एक लेवल ऊपर मैं पहुंचा के दूंगा। बिगिनर मतलब आप सीधा जाके पेपर ट्रेड करो, स्टार्टिंग पेपर ट्रेड करो या कम पैसे के साथ ट्रेड करो। अगर आप बड़े पैसे के साथ उतरते हो मार्केट में तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये तो ना बेसिक सी बात है कि आपको स्टार्ट तो छोटे से ही करना होगा। और नीड हाई टेक्निकल एंड फंडामेंटल। देखो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फंडामेंटल कब काम आते हैं, जब कंपनी की कोई न्यूज़ आ जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे कोई आज सिल्वर लेक ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया तो ये पॉजिटिव न्यूज़, इससे रिलायंस के शेयर में अपसाइड में मूवमेंट हुआ। कभी ये भी न्यूज़ आ सकती है कि सरकार ने रिलायंस की 2-3 फैक्ट्रियां बंद कर दी तो रिलायंस कंपनी को उससे नुकसान होगा, तो अब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ये फंडामेंटल में आ जाएगा। और हाई टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको जो रूल है उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने रूल फॉलो नहीं किए, जो टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक रूल, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, आप अपना कोई अलग से रूल बनाते हो जो कि वैलिड नहीं है, जो कि गलत है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। और अब बात करते हैं कि चार्ट कितने तरह के होते हैं। चार्ट होते हैं काफ़ी तरह के होते हैं वैसे तो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, और एक बार आप यहाँ पे भी देख लो बहुत सारे। मैं तो अपन सिर्फ कैंडल स्टिक पे काम करेंगे, और दूसरे तो कौन कौन से चार्ट होते हैं, लाइन ब्रेक, हिकागी, एरिया और ये होलो कैंडल्स वगैरह बहुत सारे चार्ट होते हैं, पर हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हम ओनली काम करेंगे कैंडल स्टिक में। और कैंडल स्टिक कैसे बनती है इसके बारे में मैंने PDF में दे रखा है, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अप्रोक्स सभी ने मेरे को यही बोला था कि हमको कैंडल स्टिक कैसे बनती कैसे नहीं बनती ये हमको पता है। एक और ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल मतलब अपसाइड की ओर, ऊपर की ओर मतलब, तो ये कैंडल स्टार्ट होगी नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, और ये जो पतली सी स्टिक दिख रही है, डंडी दिख रही है, इसका मतलब है कि ये कैंडल एक बार यहाँ तक ऊपर गई थी, पर यहाँ तक ये सस्टेन नहीं कर पाई, ये यहाँ पे स्थिर न रह पाई, तो ये वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई और यहाँ से अगली कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। और ये पतली स्टिक जो नीचे की साइड है, ये कैंडल का लो बता रही है। लो मतलब कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर एक बार ये इतने नीचे भी आई, पर यहाँ नीचे स्टेबल नहीं रह पाई, सस्टेन नहीं कर पाई, तो ये वापस ऊपर चल के यहाँ पे क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। और एज वेल एज रेड कैंडल भी ऐसे बनेगी। रेड कैंडल पर ऊपर से बनेगी, क्योंकि ये नीचे की साइड जाएगी, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ तक का इसने लो मैक्स बनाया, पर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाई, तो थोड़ा ये ऊपर जाके बंद होके अगली कैंडल बनना यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से अगली कैंडल स्टार्ट है ना। और इस कैंडल ने यहाँ तक का हाई बनाया। एक और लाइव एग्जांपल पे देख लेते हैं। तो हम पहले ये वाली ग्रीन कैंडल लेते हैं। ये वाली ग्रीन कैंडल ये यहाँ पे ओपन हुई, आप देख सकते हो। एक बार मैं एरो लगा लेता हूँ। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे ये हो गई है क्लोज, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई। और ये जो पतली सी स्टिक दिख रही है, थोड़ा और जूम करता हूँ, ये पतली सी स्टिक, ये जो पतली सी स्टिक दिख रही है, इस पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफी पतली स्टिक है। अब देख लो, ये जो पतली सी स्टिक है, मतलब इसने यहाँ तक का मैक्स बनाया है, ठीक है, ये जहां तक ऊपर तक जा रही है, मैक्स बनाया। मैक्स मतलब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ तक भी एक और गई थी ऊपर, है ना, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, तो ये वापस नीचे आके क्लोज हो गई। और इसने यहाँ तक का लो मैक्स बनाया था, यहाँ तक ये कैंडल ऐसे नीचे भी आई थी, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। और ऐसे रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ तक ये नीचे तक गई थी, पर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, तो वापस ऊपर चली गई। और यहाँ तक ये ऊपर तक गई थी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, तो मान लेते हैं यहाँ तक ये ऊपर गई और यहाँ पर ऊपर और सस्टेन नहीं कर पाई, तो यहाँ पे ओपन थी अपनी और यहाँ पे क्लोज हो गई और ये अगली कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो ये तो है बेसिक सा कैंडल स्टिक के बारे में। इसमें ये तो आप सभी को वैसे पता ही है, ठीक है, तो आप इस पे वीडियो थोड़ा स्किप कर देना, और इसके बारे में ऐसे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, जो स्टिक होती है वो उसका मैक्स लो और मैक्स हाई शो करती है। और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी,
जो पतली स्टिक ऊपर वाली जो पतली स्टिक है वो उसका मैक्स हाई दिखाएगी, और जो नीचे वाली स्टिक है वो अपना जो मैक्स लो बना है जहां तक वो नीचे तक गई है वो दिखाएगी। अगर आप ट्रेडिंग हुई या किसी पे भी कर रहे हो तो आप जैसे आप इस कैंडल पे अपना कर्सर ले जाते हो तो ये ऊपर आप देख सकते हो इस साइड, यहाँ पे आप एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे आपको इस कैंडल का, जैसे इस कैंडल में मैंने अब कर्सर घुमाया अपना, तो इस कैंडल का जो हाई कितना है 1815, लो कितना है 1776, और ओपन कहाँ पे हुई 1722 और क्लोज हुई है 1812 पे। ठीक है, तो ये कैंडल ने अपन को पूरा बता दिया कि ये कहाँ पे ओपन, कहाँ पे लो, कहाँ पे हाई। तो इसके बारे में हम कैंडल स्टिक के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत सारे पैटर्न वैटर्न भी है, इनका आइडेंटिफिकेशन भी है, और कैंडल स्टिक भी अलग अलग पैटर्न बनाती है, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर के बारे में अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको पक्का समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है और इन पे ट्रेड कैसे लेनी है। अगर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट इजीली सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैं आपको ड्रॉ करता हूँ और आपको बता दूं एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ। देखो, दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश, दोनों के पास बाइक है पर दोनों के पास हेलमेट नहीं है, ना ही किसी के पास लाइसेंस और आरसी वारसी है ना, और वो दोनों जा रहे हैं घूमने। जैसे वो यहाँ से निकले, यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ पे उनको दिख गए पुलिस वाले, तो ये देखते हैं अरे पुलिस वाले, भागो भागो, वापस नीचे आ गए। और अब वापस देखते क्या, वापस अब हमको उस साइड तो जाना ही, हमको ऊपर की साइड जाना है, हमको घूमने जाना है। फिर से जाते हैं, फिर से इनको पुलिस वाले मिल जाते हैं, फिर से ये नीचे आते हैं, और फिर अब देखते हैं कि वापस ऊपर जाना है, फिर जाते हैं। और इस चौराहे पे भी, मतलब ये पहला चौराहा, दूसरा और तीसरा चौराहा, यहाँ पर भी पुलिस वाले हैं। तो रमेश और सुरेश बेचारे परेशान हो गए, यहाँ से पुलिस वालों को देख के वापस भागते हैं, नीचे आते हैं। अब पीछे सुरेश बैठा होता है, सुरेश बोलता है कि भाई रमेश, इस बार है ना बाइक इतनी स्पीड से भगाना कि हम पुलिस को पार करके आगे चले जाए। रमेश बोलता है ठीक है। यहाँ से स्पीड में भगाता है और बहुत तेजी से स्पीड में भगाता है कि सीधा ऊपर भाग जाता है, और यहाँ जो पुलिस वाले हैं उनको तोड़ के चला जाता है ना, उनका बैरियर क्रॉस करके। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि रमेश और सुरेश पहले यहाँ अटके, पहले यहाँ, फिर यहाँ पे अटके, फिर इस चौराहे पे भी अटके, फिर इस चौराहे पे उन्होंने स्पीड बढ़ाई और भाग गए यहाँ से, है ना। तो वैसे ही प्राइस अपना चलता है। प्राइस कैसे चलता है कि प्राइस मान लो नीचे से आया और यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से वापस नीचे चला जाता है ना, और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हमने क्या बिहेवियर देखा कि प्राइस इस लाइन में जब भी आता है, जैसे ये हमारा अंबर एंटरप्राइजेस का चार्ट है, हमने क्या देखा कि प्राइस हमारा जब भी 2164 या 2160 के आसपास जब भी आता है तो वो उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है, उस लेवल को टच करके वो वापस नीचे चला जाता है। जैसे वो 2160 के पास आया और प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे इसने 2160 का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यहाँ पे इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, और एज वेल एज यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्या करेगा, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा, उसको जाने से रोकेगा। कब हो जा सकता है, कब जा सकता है, जब प्राइस हाई वॉल्यूम प्रेशर के साथ हो, मतलब स्पीड के साथ। स्पीड टेक्निकल एनालिसिस में और प्राइस के ब्रेकआउट में स्पीड क्या, मतलब यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट किया ना, यहाँ से भाग के मतलब इन्होंने ब्रेकआउट कर लिया, जो बैरियर लगा था उसको ब्रेक करके भाग गए, तो ये ब्रेकआउट हो गया। तो सेम वही है, प्राइस में भी हमारा ब्रेकआउट होता है। प्राइस मूवमेंट में प्राइस यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे हाई वॉल्यूम मतलब जहाँ पे बायर ज्यादा हो वो आए और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया कि ये प्राइस है ना ऊपर भाग गया रेजिस्टेंस को तोड़ के। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता, उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे रोक देता है। जैसे यहाँ पे कौन सी प्राइस ने रोका, 2160 की प्राइस ने
प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है। 2-3 बार रोका, 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका, चौथी बार वो रोक नहीं पाया, वो भाग गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारा होता है सपोर्ट। सपोर्ट क्या करता है कि प्राइस को एक बेस देता है कि ले तू ऊपर से आ रहा है, मेरा सपोर्ट ले और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर। ये रहा सपोर्ट। इस सपोर्ट ने क्या किया, प्राइस ऊपर से आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इसको बोला चल ठीक है, तू वापस ऊपर जा और कोशिश कर भागने की। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ने इसको रोक लिया। फिर ये सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट ने बोला ले भाई एक और मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, अब फिर से भाग जा। फिर से वही सीन, और फिर से भी यहाँ पे सपोर्ट प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसको भगा दिया, है ना। भगा कैसे दिया, क्योंकि हाई वॉल्यूम प्रेशर, मतलब बायर्स ज्यादा आ गए यहाँ पे। जो ग्रीन होलोग्राम बनता है वॉल्यूम का, सबको पता है इस बारे में, ग्रीन होलोग्राम वॉल्यूम का बायर्स को शो करता है ना। तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी आई वॉल्यूम की और प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से भाग गया। तो यहाँ से आप लोग इजीली समझ चुके होंगे कि रेजिस्टेंस क्या करता है कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता है। शॉर्ट में बता दो, रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता, और सपोर्ट क्या करता है, प्राइस को और नीचे नहीं जाने देता है ना। रेजिस्टेंस अगर लग गया तो प्राइस ऊपर नहीं जा सकेगी, सपोर्ट लग गया तो प्राइस नीचे नहीं जा सकती। कब जा सकती है, जब ब्रेकआउट हो। अब देखो ब्रेकआउट ऐसे भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए। ये रमेश और सुरेश बोल के भाई हमको जाना ही नहीं ऊपर, हम भाई वापस नीचे ही जा रहे हैं, कहीं और घूमने जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं ना। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको कंफर्म कैसे होंगे कि कब रेजिस्टेंस है कब सपोर्ट है। जब प्राइस थ्री टाइम 3 बार अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये एक प्राइस रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और अगर प्राइस 3 टाइम सपोर्ट ले रहा हो, 3 टाइम 1 2 3 और सपोर्ट ले रहा हो, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्राइस है। कौन सी प्राइस, यहाँ पे सपोर्ट वाली कौन सी प्राइस बन रही है, 2075। ये प्राइस एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है ना। देखो स्टार्टिंग में तुमको क्या पता कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हमको तो इतना ही पता है ना। हमको सिर्फ यहीं तक पता है कि प्राइस नीचे से आया और हमको सिर्फ इतना पता है प्राइस नीचे से आया, इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया नहीं लिया पता नहीं, फिर यहाँ से नीचे जाने लग गया। फिर एक बार ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे 3 बार हुआ ना, 3 बार प्राइस एक ही 3 बार प्राइस ने 2164 पे 2160 पे टच होके वो नीचे की तरफ गया है। तो हम क्या समझे कि ये 2160 एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आगे मैं आपको लाइव एग्जांपल में समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो रमेश और सुरेश को 3 बार रोका गया तो हम समझ जाएंगे कि ये एक ऐसा एरिया है कि रमेश और सुरेश को आगे नहीं जाने देगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और सपोर्ट 3 टाइम कंफर्म हो गया हम कि 1 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 टाइम सपोर्ट लिया, और हम कंफर्म हो गए कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर प्राइस है जो प्राइस को और नीचे नहीं जाने दे रहा, और एक पर्टिकुलर प्राइस है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे और नीचे वाले को हम सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अब इसमें हम 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। 2 तरीके से कैसे कि एक तो प्राइस ब्रेकआउट हो गया, मतलब प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया और हमने यहाँ पे बाई कर दिया। सपोज हम बाई करते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पर। ये आगे वाली जो कंटिन्यू वीडियो रखेंगे उसमें आपको लाइव एग्जांपल पे मैं समझाऊंगा कि कब स्टॉप लॉस रखेंगे, कब टारगेट रखेंगे, है ना। तो हमने यहाँ स्टॉप लॉस रखा, यहाँ टारगेट रखा और हमने बाई साइड की ट्रेड ले ली। अगर प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की साइड जाएगी, ऊपर की साइड मतलब ग्रीन जोन में, मतलब बायर साइड, मतलब हम भी बाई करेंगे। अगर प्राइस ब्रेकआउट होके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की साइड हम ट्रेड लेंगे, मतलब सेल साइड की ट्रेड लेंगे। हम स्टॉक को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचेंगे, ना कि खरीदेंगे, अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा हो। तो अब 2 तरीके से कौन सी, एक तो मैंने बता दिया ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाए या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाए। तब उस कंडीशन में हमारी उसमें हमारी कंडीशन बनती है बाई और सेल साइड की, ऊपर की साइड है तो बाई और नीचे की साइड है तो सेल। ये हमारी पहली कंडीशन होगी ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये हमारा हो गया ब्रेकआउट कंडीशन। और एक दूसरी कंडीशन होती है बाउंस बैक या फॉल डाउन। बाउंस बैक और फॉल डाउन मतलब कि अगर सपोज प्राइस यहां से फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाती है, तो अब हम बार बार तो इसको देखेंगे नहीं
ये 3 बार हो गया, अब चौथी बार भी हो गया, बार बार देखेंगे। अब तो हमारा टाइम बन गया ना ट्रेड लेने का, क्योंकि हम 3 बार कंफर्म हो चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। अब हमारा क्या टाइम बनता है, अब हमारा टाइम बनता है ट्रेड लूँ। अब ट्रेड कैसे, जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया और प्राइस ब्रेकआउट नहीं होता है, प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लग जाता है, तब एक हम उस कंडीशन में ट्रेड लेंगे। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे फॉल बैक। फॉल बैक मतलब ऊपर से वापस नीचे आने, इसको बोलेंगे फॉल बैक। ठीक है, प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और वापस वो नीचे आने लग गया, तो इस कंडीशन को हम फॉल बैक बोलेंगे। और अब दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी थी, बाउंस बैक। बाउंस बैक कंडीशन मतलब प्राइस सपोर्ट के पास है, जैसे ये नीचे आ गया, अब प्राइस सपोर्ट को लेके वापस ऊपर जाता है, तो अब ये वाली कंडीशन होगी ना हमारी कि प्राइस सपोर्ट को लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बाउंस बैक कंडीशन। मतलब प्राइस सपोर्ट से लेके वापस बाउंस हो रहा है ना ऊपर की साइड, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे बाउंस बैक कंडीशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंस बैक कंडीशन की अगले चार्ट में, और लाइव एग्जांपल में हम देखते हैं। So we were talking about resistance and support and how to trade using resistance and support in a bounce back condition, है ना, कि हमने यहाँ पे एक बाउंस बैक का हमने ये देखा 4 पॉइंट ऊपर, हम कंफर्म हो गए कि हाँ बाउंस बैक हमारा कंफर्म है, और हमने स्टॉप लॉस रखा 556 पे एंड टारगेट रखा जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जो हमारा 567 एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, वो हमने टारगेट रखा था। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि नीलेश एंड क्या नाम था, भावेश, सॉरी नीलेश एंड भावेश बाइक पे जा रहे हैं, है ना, तो ब्रेकआउट पे परेशान हो गए काफी टाइम से गाड़ी घुमाते घुमाते, और यहाँ पे भी नीलेश और भावेश भागने की कोशिश करते हैं ना, और वो भाग नहीं पाते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। और कैसे पकड़ना हम देखेंगे कि हाँ ये पकड़े गए। फिर देखो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही, अगर ये ग्रीन कैंडल हमको दिखती है तो इसका मतलब है कि नीलेश और भावेश भागने में क्या कहते हैं, भागने में सक्षम हो चुके हैं, या जो भी बोलो कि हाँ उनका जो टारगेट था वो कंफर्म हो चुका है ना, कि हाँ वो भाग चुके सक्सेसफुली। ये अगर ग्रीन कैंडल एक ऊपर ओपन होती है रेजिस्टेंस के और ऊपर ही क्लोज होती है, तो मतलब वो सक्सेसफुली भाग चुके हैं और अब ऊपर भी और भी भागने वाले, जैसे ये भाग गए। ठीक है, अगर ये होलो कैंडल स्टिक कहीं दिखती है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को एक होलो कैंडल स्टिक पार करती है, फिर ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल ओपन एंड क्लोज नहीं होती है, तो अब उस केस में हम उसको बोलेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब कई बार क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं बड़ी क्वांटिटी में, एक बार जो छोटे ट्रेडर होते हैं हमारी तरह, उनको चकमा देने के लिए ब्रेकआउट का एक बार थोड़ा प्राइस ऊपर बढ़ा देते हैं, फिर उसी टाइम वो सेल कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारे जैसे ट्रेडर जो लाइन में आ जाते हैं ना, तो ऐसे पकड़े जाते हैं कई बार, कि पकड़े जाते हैं इन द सेंस कि वो भी उनके साथ साथ बाई कर लेते हैं, फिर वो तो ऊपर जाके थोड़ा बेच देते हैं, पर जो हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता, हम जो छोटे ट्रेडर हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना। तो ये हम एक बार ऐसे देखेंगे कि हमको एक ऊपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और जो ऊपर ग्रीन कैंडल हो उसका वॉल्यूम प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए। देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम प्रेशर काफी अच्छा है ना, 6,86,000 आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इस वाले ग्रीन कैंडल मैंने चूज किया। अब वॉल्यूम पे देख लो, उधर लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है 6,86,000 8,000 ऐसा कुछ समथिंग है ना, 6,86,000 की वॉल्यूम है, मतलब इतनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम में एक 15 मिनट में 6,86,000 की क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है ना। तो पर वॉल्यूम प्रेशर तो मान लिया यहाँ पे बहुत अच्छा, पर वॉल्यूम प्रेशर कब अच्छा होना चाहिए, जब कैंडल थोड़ी ऊपर खुले, है ना, थोड़ी कैंडल थोड़ी ऊपर हो, ऊपर होने के साथ साथ वॉल्यूम प्रेशर भी थोड़ा अच्छा हो, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ब्रेकआउट है ना। और अगर वैसा नहीं होता है तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं ना ब्रेकआउट के लिए। एंड यहाँ पे फिर वापस एक और यहाँ आया और यहाँ पे हमने एक और फिर एंट्री ली, है ना, मतलब अब बाउंस पुल बैक होना स्टार्ट हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस ने काम किया, 4 पॉइंट नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट मिल रहे हैं नीचे की साइड, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, इस वाली रेड कैंडल पे, ये पूरी नहीं बनी है ना, थोड़ी कसम रही है कैंडल, ये देखो, पर इस कैंडल को एक अलग तरीके का नाम बोलते हैं, डोजी कैंडल वैसा कुछ, है ना, तो उसके बारे में वैसे हम नहीं पढ़ेंगे इस सेशन में। पर फिर भी अगर ऐसी कैंडल बने जो कि एकदम होलो हो,
है ना, आपको लग रही है होलो कैंडल है, बिल्कुल एकदम स्टिक सी है, उस कैंडल में आप अवॉइड करना कि मैं कोई भी ट्रेड लूं, है ना। तो उस ऐसी कैंडल में आप अवॉइड करना कि ट्रेड बाई साइड या सेल साइड को दोनों के नहीं लेने। तो मतलब मान लिया कि हमने इस स्टिक कैंडल को हमने अवॉइड कर लिया, हम नेक्स्ट स्टॉक की ओर जाते हैं कि पुल डाउन होता है और या ब्रेकआउट होता है ना। यहाँ पे हमारा पुल डाउन होना स्टार्ट हो गया, ये 4 पॉइंट नीचे मिल रही है, 564 563 तक जा रही है ना, हाँ 563 भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 567 से 3 या 4 पॉइंट नीचे, जैसे हमने सपोर्ट पे 3 या 4 पॉइंट ऊपर एंट्री ली थी बाई साइड की, और यहाँ पे हम 3 या 4 पॉइंट नीचे सेल साइड की एंट्री लेंगे ना। तो 567 के 4 पॉइंट कम कर लो, 563, इस कैंडल पे हमको 563 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस था अब वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा, और जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो हमारा टारगेट होगा। पर देखो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है ना, हमको एक बार तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ पर वो अचीव नहीं हो पाया। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जब भी आप ट्रेड लो ना, तब आप थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर तो आप खैर वो ब्रेकआउट जोन में हम दिखते हैं ना, ऐसे नहीं दिखते। तो आप टारगेट हमेशा 1x 1.5x और 2x रखो। मतलब आप जैसे 100 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो जैसे आपको 1x टारगेट मिल जाए, जैसे कि आप 10 का स्टॉप लॉस है और 10 पॉइंट और मिल जाते हैं, तब आप आधी क्वांटिटी सेल आउट कर लो, आधी मतलब 1/3। फिर आपको आपका 1.5x का टारगेट मिल जाए, मतलब 1.5 गुना टारगेट, 100 रुपए लगा 150 रुपए मिल रहे हैं, सॉरी 250 रुपए मिल रहे हैं, तब आप वहां से हट जाओ। फिर 2x का टारगेट बात आती है ना, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1.6 का ना। तो आप ट्राई करो कि मैं पहले 1x का ही टारगेट रखूं। ये हमारा कहाँ 1x यहाँ तक हो रहा है ना, तो इतना देखो आपको मिल रहा है। फिर आपके आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, पर हम होप करेंगे कि स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। हम्म। तो देखो हमने ये कंडीशन, दो कंडीशन देख ली कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट में ऊपर एक ग्रीन कैंडल ओपन नहीं होती और ना ही इतना हाई वॉल्यूम प्रेशर होता है ऊपर वाली ग्रीन कैंडल में। और जब बाउंस बैक होता है, सपोर्ट से बाउंस बैक होता है, उस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे लेंगे। और जब रेजिस्टेंस से पुल डाउन या पुल बैक होता है, तब उस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे लेंगे। यहाँ पे बाउंस बैक कंडीशन में हमको 2.5x का समथिंग का टारगेट मिला था ना। पर ध्यान रखने की एक चीज है, 1x का टारगेट मिलते हैं, 100 रुपए लगाने के बाद अगर 100 रुपए और मिल जाते हैं ना, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे पहले मेंटेन करके चलेंगे। जब हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में, मतलब रेंज बाउंड जोन हो गया ना, रेंज बाउंड जोन में हम 1x का टारगेट लेके चलेंगे कि 1x मिल गया तो हम अपनी हाफ ऑफ द क्वांटिटी वहीं सेल आउट कर लेंगे। जब ब्रेकआउट जोन होता है ना, तब हम अपने थोड़े एक्सपेक्टेशन थोड़े बड़े रखते हैं, रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा रखते हैं और रिस्क थोड़ा कम रखते हैं ना। ये क्लियर हो गया ना कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कैसे लेंगे। बॉक्स टेक्निक तो यार मैंने नाम नहीं सुना यार अभी तक, सॉरी भावेश। बॉक्स टेक्निक्स क्या, टेक्निक क्या होती है वैसे, नाम दे सकते हो आप बॉक्स टेक्निक भी, हाँ बोल सकते हैं कि बॉक्स के बीच में एक लाइट वेव है जो घूमे जा रही है, फिर अचानक से ब्रेकआउट होके कहीं उसको जगह मिल जाती है, वहां से ब्रेकआउट हो जाती है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट जोन के बारे में कि ब्रेकआउट कैसे होगा, है ना। यहाँ से भावेश और नीलेश काफी स्पीड से आए कि अब पुलिस वाले उनको कुछ भी करके रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है, भाग गए, कोई रोक ही नहीं पाया, है ना। तो इस कंडीशन में हमने, हमको कंफर्म कैसे होना, हमने ये देख लिया ना कि एक कैंडल ग्रीन ऊपर ओपन हो और वॉल्यूम प्रेशर थोड़ा अच्छा मिले हमको, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट सच में हुआ है और हम इसमें एंट्री लेंगे, है ना। तो ये देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये रेजिस्टेंस के अंदर भी ओपन हुई है और अंदर ओपन हुई है और बाहर क्लोज हुई है, ठीक है। और ये वाली ग्रीन कैंडल है, ठीक है, पर ये ग्रीन कैंडल एक ऑलमोस्ट एक हॉलो कैंडल है, ठीक है। तो अगर सपोज आप इसको कंसिडर भी करते हो नहीं भी करते हो, है ना, पर इस केस में आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो नहीं रहा, हो सकता है आगे किसी केस में स्टॉप लॉस आपका हिट हो। तो बेटर है ये ना कि हम ऐसी कैंडल पे ट्रेड ही ना ले, ब्रेकआउट हो रहा नहीं हो रहा, हम ऐसी कैंडल को अवॉइड करेंगे, है ना। ये दो कैंडल,
इस जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, इस कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल कैसे इसका होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ इसको भी। चलो मान लेते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल है ना। ये स्टिक थोड़ी बीच में आनी चाहिए, पर ये बीच में ऐसे सेट नहीं हो रही ट्रेडिंग व्यू पे। खैर ऐसे साइड में रख लेते, आप समझ जाओ। ये कैंडल है, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया। ये एक बुलिश पैटर्न का सिग्नल है। इसका मतलब ये होता है कि अब जो बुलिश पैटर्न आने वाला है, ये इसका सिग्नल ऐसे ऐसे होता है। सॉरी, ये लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये कैंडल बनी, यहाँ से अब ऐसे बुलिश पैटर्न आप स्टार्ट कर दो, है ना। तो इस कैंडल का ये मतलब होता है। पर खैर हम इस कैंडल को कभी अवॉइड करें, क्योंकि 15 मिनट पे कैंडल बनती है ना। 15 मिनट पे कैंडल पे रिस्क ज्यादा होता है। 15 मिनट की कैंडल स्टिक को कंसिडर हम थोड़ा कम करते हैं अपनी डेली ट्रेडिंग में ना। हमने इस ग्रीन इन्वर्टेड हैमर को इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया। ये वाली ग्रीन कैंडल हमने देखा कि ये ग्रीन कैंडल ओपन भी रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है और क्लोज भी रेजिस्टेंस के हमारे ऊपर हुई है, ठीक है। सीधा से सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई अब तो ट्रेड लेनी ही पड़ेगी, है ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी ट्रेड। और वॉल्यूम प्रेशर भी यहाँ पे देखो कितना है, 3,81,000 का वॉल्यूम प्रेशर है, ठीक है। पर ये एवरेज जो चल रहा है ना वॉल्यूम प्रेशर, ये देखो आप 1,96,000, 230 का, और ये मतलब नॉर्मल से थोड़ा हाई है। और हाई देखो, दो सिग्नल हम कंसीडर करते हैं। पहला सिग्नल तो ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर खुले, और दूसरा सिग्नल या तो ग्रीन कैंडल का हो या दूसरा वॉल्यूम प्रेशर काफी हाई हो, है ना। प्रेशर हाई भी है और मतलब एवरेज से हाई है, और ग्रीन कैंडल भी हमारे ऊपर ऊपर नहीं इस केस में ना। तो इस केस में हमने यहाँ पे एंट्री ले ली 4 पॉइंट ऊपर। ये हमारी लॉन्ग पोजीशन। ये हमारा 567 का हमारा रेजिस्टेंस है, 4 पॉइंट ऊपर 561 पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमको मिल रहा है 561, सॉरी 571। चलो एक सेकंड, इस कैंडल पे हमको 571 नहीं मिल रहा है ना, मतलब अप्रोक्स 570.90 तक ही हाई गई है। हम अपना 571 का टारगेट एंट्री लगा लेंगे। यहाँ पे हमको मिल रहा है 571 इस कैंडल पे ना। ये 571 जैसे मिला, हम फटाक से एंटर हो गए। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उससे 1 या 2 पॉइंट नीचे हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। टारगेट कितना, मेन बात तो ये थी ना, आप बोलोगे सर टारगेट में कितना रखूं यहाँ पे। पहले तो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ही टारगेट बनाया था, उन्हीं को स्टॉप लॉस बनाया था। अब हमने रेजिस्टेंस को तो स्टॉप लॉस बना लिया, थोड़ा 1 या 2 पॉइंट नीचे ताकि थोड़ा मार्जिन थोड़ा अच्छा रहे, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता हो रहा भी हो ना, थोड़े चांस कम हो। टारगेट रखेंगे हम ब्रेकआउट जोन में मिनिमम 2x का टारगेट। ये मेरे को 2 गुना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ब्रेकआउट जोन में अच्छी वॉल्यूम मिल रही है, दो सिग्नल मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 2x, या कहीं ऐसा हो ना कि थोड़ा लो वॉल्यूम प्रेशर हो, एवरेज से ज्यादा ऊपर थोड़ा लो वॉल्यूम प्रेशर हो। एंड देखो इस वाली कैंडल पे आपने ट्रेड ली है ना, 571 हमको यहाँ मिला, और इस वाली कैंडल पे हमको 15 मिनट में अप्रोक्स 10 लाख मिलियन की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रेशर, बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रेशर है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन है, अब तो ट्रेड लेनी ही लेनी है किसी भी हाल में ना। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसे केस में जहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो, 2x का रखेंगे मिनिमम। और थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर कम हो, उस स्टॉक के अकॉर्डिंग, उसके एवरेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर प्रेशर कम हो, तो हम 1.5x का टारगेट तो लेके ही चलेंगे। 1.5 गुना टारगेट तो हम रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। पहला टारगेट हमारा 2x का होगा ऐसे केस में जहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर और दूसरा सिग्नल भी मिल रहा हो ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। एंड टारगेट रखेंगे 2x का, ये मिल गया 2x। और पहला टारगेट हमारा 2x का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2.5x का। मिल रहा है? अरे बहुत आराम से मिल रहा है इस केस में। जो मेरे साथ पुराने कस्टमर है, जो मतलब मेरे साथ मतलब ट्रेड व्रेड करते हैं, जो मेरी टिप्स लेते हैं, उनको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एंट्री करवाई थी। तो रेजिस्टेंस पे एंट्री लेने का फंडा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी ऐसे ही करेंगे। 3 या 4 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना। और 3 मतलब जो हमारा सपोर्ट जोन होगा वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। 3 या 4 पॉइंट नीचे हम अपनी एंट्री लेंगे, और 2x का 1.5x का हमारा टारगेट रहेगा। आई थिंक मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं, वरना टाइम ज्यादा अपना लग जाएगा।
जैसे हमने रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, वैसे हम अगर सपोर्ट पे अगर नीचे की डाउन साइड हो जाता है, डाउन साइड अगर ये ऐसे चला जाता है, तो यहाँ से 3 या 4 पॉइंट नीचे 5,651 यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ 2x का जितना टारगेट वो रखेंगे, और जो हमारा ये सपोर्ट जोन है उसको हम अपना स्टॉप लॉस एरिया रखेंगे। इसका भी एग्जांपल मैं समझाऊंगा या रहने दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मेरे को समझाने की जरूरत है। जैसा इसमें अपने प्रोसीजर हमने फॉलो किया है ना, इसमें हम देखेंगे रेड कैंडल नीचे की साइड ओपन हो, और रेड कैंडल मतलब और जो रेड होलोग्राम हो वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम प्रेशर थोड़ा हाई हो। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर हाई है ना, रेड वाला, ये वाला प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए, और इसमें कोई दूसरे साइन से हम यूज नहीं करेंगे। ये वाला समझ में आ गया ना, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया ना आपको, कि यहाँ पे हम कैसे कैसे ट्रेड लेंगे, किस किस तरीके से ट्रेड लेंगे, और कैसे कैसे तरीके से ट्रेड बनती है। ब्रेकआउट जोन हो सकता है, सपोर्ट से भी है, रेजिस्टेंस से भी है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए ऊपर ग्रीन कैंडल, सपोर्ट से अगर ट्रेड ले रहे हैं ब्रेकआउट पे, तो नीचे एक रेड कैंडल, और अच्छा वॉल्यूम प्रेशर मिल रहा है तो 2x का टारगेट, और ठीक ठाक वॉल्यूम प्रेशर है पर एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, तब हम लेंगे 1.5x का टारगेट, सॉरी रिवॉर्ड। ये वाला टॉपिक क्लियर है ना? प्लीज मेंशन इफ इट इज क्लियर। यस। बाकी लोगों को, भावेश को भी क्लियर? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये वाला हमारा टॉपिक हो चुका है। अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है, और हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे। थोड़ा सेशन अगर लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। देखो, जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा ना, वैसे भी एक ट्रेंड लाइन वैसे ही चीज होती है, ठीक है। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया, कि एक ट्रेंड है, जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, एक ट्रेंड है, उसके बीच में प्राइस ऐसे घूमती रहती है। एज वेल एज सेम प्रोसीजर है ट्रेंड लाइन के लिए। पर ट्रेंड लाइन क्या, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होगा। ये ट्रेंड एक जैसा भविष्य ने बोला बॉक्स टेक्निक, वैसे भी हम बोल सकते हैं कि एक बॉक्स में घूमे जा रहा है या रेंज बाउंड हुए जा रहा है, ठीक है। जबकि ट्रेंड लाइन में ऐसा नहीं होता। ट्रेंड लाइन में एक ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब, ठीक है, आपने आपने पीडीएफ अगर पढ़ी हो तो आपको पता होगा अप ट्रेंड का मतलब। एक सेकंड में आपको खोल के दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो अप ट्रेंड, ये एक अप ट्रेंड का मैंने एग्जांपल दे रखा पीडीएफ में। कि एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मूवमेंट पे या स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हुए जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई, यहाँ नीचे गई, यहाँ ऊपर गई, यहाँ नीचे गई, ऐसे ऊपर मतलब पर्टिकुलर ऊपर नीचे हो जा रही है, पर जा ऊपर की हो रही है, ऊपर नीचे होती जा रही है ना। जैसे प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रही है, एंड ऐसे कंटिन्यू है ना। तो हमने क्या देखा, कि एक ये स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हुए जा रही है, जहाँ पे इस लाइन के अंदर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के अंदर ये प्राइस सपोर्ट ले रही है, और इस लाइन के अंदर ये रेजिस्टेंस ले रही है ना। इसने यहाँ सपोर्ट लेना, जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेम वही प्रोसीजर है ना, कि यहाँ पे इसने क्लियर किया अपना, सॉरी, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट क्लियर हो रहा है इसका 3 टाइम, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लियर है 3 टाइम, एंड सो ऑन, आगे गाड़ी इनकी चलती जा रही है। तो ट्रेंड लाइन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है, पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक जोन है, एक बॉक्स के अंदर लाई करते हैं वो। जबकि ट्रेंड लाइन एक स्पेसिफिक ट्रेंड को क्या कहते हैं, हमको ट्रेंड बताती है कि हाँ ये एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है
तो ऐसे कुछ हमारा पैटर्न बनता कि डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे प्राइस में ऐसे मान ली नीचे जा रही है, फिर ऐसे ऐसे, है ना। तो ये है अप ट्रेंड और ये है डाउन ट्रेंड। और हम कैसे इनको ड्रॉ करेंगे एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये हम चार्ट देखेंगे, चार्ट में हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे हमको अप ट्रेंड दिख रहा है, कहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये वाला मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। मेरी वॉच लिस्ट में ये वाला स्टॉक है और मैंने इनको एनालाइज कर रखा था एक बार। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, ओनली सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही ट्रेंड लाइन मिले, या तो रेजिस्टेंस मिले या सपोर्ट मिले, है ना। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है, ठीक है। कहाँ से? अप्रोक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें आप अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं करते हो, आपको एक्यूरेट होना इतना जरूरी नहीं है ना। आप अप्रोक्स पे ही लेके चल सकते हो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ये आपके ट्रेंड लाइन यहाँ यहाँ ऐसे होते हुए, ठीक है। इन सब में जहाँ पे हो सके ना, पॉसिबल हो सके ना, कि इनके लोअर लोज होते ना, लोअर लोज मतलब जो सबसे बॉटम में जो इनकी लाइन हो या होलो स्टिक कैंडल हो, ठीक है, उनको अपन को मिलाते हुए चलना, ठीक है। मतलब इसकी कैंडल को अपने अप्रोक्स मिला लिया, ये वाली भी मिल चुकी है, ये वाली भी इसकी स्टिक अपने पास मिल चुकी है ना, जो अपने मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन में ये भी कैंडल आ रही है ना। यहाँ से ग्रीन कैंडल, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, देखो आप, ये एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से ट्रेंड ने ब्रेकआउट किया है, और प्राइस अब नीचे घूम रहा है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रीन कैंडल से, यहाँ पे खत्म हुआ ये ट्रेंड, अप ट्रेंड, है ना। और हमको पता कैसे लगा, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है। और इसको भी कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा अप्रोक्स है, मैंने बोला अप्रोक्स ही चलेगा। आप बोलोगे कि मेरा एक्यूरेट हो, सारे लोअर लोज मिल रहे हो, अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको अप्रोक्स तक ही जाना है। एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेट तो नहीं हो सकता ना। जैसे मेरा HCL टैग में 567 रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर कोई दूसरा कर रहा होता तो हो सकता है उसका 568 हो सकता था, 569 भी उसका रेजिस्टेंस हो सकता था। अप्रोक्स ना उसका है ना मेरा है, ठीक है। अपन ट्राई करेंगे कि एक्यूरेसी के बहुत पास पहुंचने की, है ना। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस तो बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की बाउंस बैक की ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट जोन की, कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है तभी हम ट्रेड लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक जोन नहीं बन रहा है जिसको हम बोल सके कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, बन नहीं रहा है। देखो यहाँ पे एक बार दो बार पर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नीचे ही घूम रहा है, तो कोई सेंस नहीं है इसका ना। यहाँ तक क्लियर है ना, कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन के लिए हम कोई चार्ट देखेंगे, हमको कहाँ कहीं, देखो ये चीज तो आपको सर्च करनी पड़ेगी, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपका यही होमवर्क है कि आपको आज 10 चार्ट ऐसे ढूंढ के देने हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, सपोर्ट भी हो, ट्रेंड लाइन भी। ट्रेंड लाइन के लिए देखो ऐसा कर लो, 5 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चार्ट ढूंढ के देने कि सर यहाँ यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और 5 ऐसे चार्ट की उनमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे आप भी ढूंढ के मेरे को होमवर्क भेजोगे ना, तो मैं बताऊंगा कि हाँ आपने कहाँ तक एक्यूरेट किया ना, तो मैं आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव कर सकूंगा आपने, अगर आप मेरे को चार्ट भेजते हो तो। तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, ये हमारी ट्रेंड लाइन ग्रीन कैंडल से स्टार्ट, यहाँ से टच होते हुए यहाँ पे खत्म। हाँ, तो ये ध्यान रखना, होमवर्क करना जरूरी है, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है ना। वरना फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने सही से समझा नहीं। आप होमवर्क करोगे, मैं देखूंगा आपने कहाँ मिस्टेक करी, फिर मैं आपकी गलतियां बताऊंगा, फिर वहां से आप सही तरीके से काम कर सकते हो ना। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे एक बार एक चीज बता दूं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती तो हम बाउंस बैक की भी ट्रेड लेते हैं ना। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन नहीं, तभी हमने कोई बाउंस बैक की ट्रेड नहीं ली, क्योंकि हमको यहाँ पे टारगेट का कोई आइडिया नहीं है। देखो यहाँ पे यहाँ तक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इतना बाउंस बैक हो गया, तो हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है ना। अगर वो होती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, अगर उन दोनों के बीच में प्राइस मूवमेंट करता, तब हम जरूर बाउंस बैक की या पुल डाउन की ट्रेड भी लेते हैं।
यहाँ पे वैसा कुछ सीन है नहीं इस वाली पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में, तो हम सिर्फ सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेंगे और उसको ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। सब ब्रेकआउट कहाँ होगा? सपोर्ट का नीचे की साइड। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट के बाद एक और नीचे वाली रेड कैंडल। कौन सी रेड कैंडल है? ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है ना। ये रेड कैंडल इस सपोर्ट जोन से नीचे ओपन और क्लोज हुई है ना। और टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ब्रेकआउट जोन में। ऑब्वियस सी बात है, हम अपना 2x का टारगेट रखते हैं, 1.5x का भी टारगेट रखते हैं। मिनिमम 1.5x और मैक्स 2.5x तक का टारगेट, ठीक है। और हमें यहाँ पे कंफर्म कैसे होंगे? देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? 72.45 पे। देखो वो वाला स्टॉक था HCL टेक का, हमारा 500 के आसपास चल रहा था। ये वाला स्टॉक हमारा चल रहा है 72 के आसपास। वहां पे हम 4 पॉइंट का मार्जिन ले रहे थे कि 4 पॉइंट ऊपर है तो बाई साइड की एंट्री, है ना। और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर 4 पॉइंट और ऊपर जाता है तो हम अपनी बाई साइड की एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट में जब भी, है ना। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 72 के आसपास, तो हम 4 का मार्जिन तो नहीं लेंगे, 4 का मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन ही, ठीक है। 1 या 1.5 पॉइंट का मार्जिन भी हमारा ठीक रहेगा। 72 पॉइंट के नीचे हम लेते हैं, मान लिया 1.5 पॉइंट का मार्जिन। 1.5 पॉइंट के मार्जिन में तो ये पूरा ही आ जाएगा। सपोज सॉरी, हम इसमें कोई 1.5 पॉइंट का मार्जिन नहीं लेंगे। 1.5 पॉइंट का मार्जिन लेंगे तो पूरा स्टॉक ही हमारा खत्म हो जाएगा ना। जब प्राइस 100 के अंदर बीच में हो तो हम सिर्फ आधे पॉइंट का या 1/3 या 1 पॉइंट का ही मार्जिन लेंगे, उसके नीचे की या ऊपर की साइड। ये 72.45 पे ओपन हुई है तो हम लेते हैं 72, अप्रोक्स 72 पे हम ट्रेड ले लेंगे, है ना। वो प्राइस 500 के ऊपर चल रहा था तो 4 या 5 पॉइंट का मार्जिन लिया। अगर प्राइस 1000 या 1200 के आसपास चलता है तो हम 7 या 8 पॉइंट का मार्जिन लेते हैं। अगर प्राइस 4 या 5000 के आसपास है तो हम वैसे 40 या 50 पॉइंट का मार्जिन लेते हैं ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी उस पर डिपेंड करती है पॉइंटों पे। यहाँ पे वॉलेटिलिटी अगर आधे पॉइंट का भी वॉलेटिलिटी होती है तो 1 या 2% तक का अप या डाउन हो सकता है ना। तो हम यहाँ आधे पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं ना। 72 पे हम एंट्री ले रहे हैं शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट 72 कहाँ मिला हमको? यहाँ पे हमको मिल गया 72। जो हमारा सपोर्ट लाइन था वो हमारा होगा स्टॉप लॉस एरिया। और देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा ऊपर या नीचे रखने की कोशिश करो ताकि स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो रहा हो ना, थोड़ा और हमको चांस मिले कि ना हो और हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते। देखो थोड़ा सा इससे ऊपर हमने रख लेते हैं। 72.45 का हमारा है सपोर्ट जोन, तो 72.60 को हम रख लेते हैं स्टॉप लॉस एरिया, थोड़ा सा ऊपर। ओके, और हमारा पहला टारगेट 1.5x का, ये हमारा पहला टारगेट 1.5x का है ना। दूसरा टारगेट 2x का, ठीक है। दूसरा टारगेट 2x का भी इजीली मिल रहा है। 2.5x का मिल रहा है क्या इस केस में? चलो वो भी मिल ही रहा है इस केस में। खैर 1.5x का टारगेट रखा, थोड़ा जो स्टॉप लॉस एरिया था उसे थोड़ा सा ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस एरिया रखा। 2x का टारगेट रखा, जो भी हमको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल गया वैसे हम 1.5x पे अपनी हाफ ऑफ द क्वांटिटी सेल आउट कर लेंगे। और ये प्राइस 72 के आसपास चल रहा है तो वॉलेटिलिटी 0.5 पॉइंट पे क्या कहते हैं 0.50 पॉइंट पे भी वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है। यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे 1 या 2% का मूवमेंट आ जाता है। 1 या 2% का मूवमेंट इंट्राडे में छोटी बात नहीं है ना। तो 1 या 2% यहाँ पे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे डिपेंड है, तो हमने आधे पॉइंट के नीचे हमने अपना एंट्री लिया और 2x का टारगेट रखा और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है ये मैंने समझा दिया। ट्रेंड लाइन पे हम एंट्री कैसे लेंगे ये समझा दिया। बाउंस बैक होता है तो सेम कंडीशन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली है सेम कंडीशन रहेगी, है ना। अगर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस है और प्राइस ऐसे से घूम रहा है और ब्रेकआउट होता है तो हम वही 3 या 4 पॉइंट ऊपर एंट्री रखेंगे, थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1.5x का पहला टारगेट और 2x का दूसरा टारगेट। आई थिंक ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक वैसे इतना ही है, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिल रही है, फिर हमको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा
और फिर वेट करना पड़ेगा कि परफेक्ट एंट्री के लिए कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के कॉन्सेप्ट में किया। ये ट्रेंड लाइन क्लियर हो गया ना? देखो, अगर आपको हो सकता है कि कुछ चीजें ना समझ में मैं मान सकता हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगी कुछ चीजें या नहीं आ रही होगी, तो आप उसकी कोई दिक्कत लेना, अभी पूछ लो। अभी नहीं पूछ रहे हो तो अब बाद में गूगल मीट पे अपन लाइव क्लासेस करेंगे, उसमें आप पूछ लेना ना। आपको मैं सही से गाइडेंस करूंगा, आपकी मैं एक्यूरेसी, आप मुझे जितना होमवर्क करके भेजोगे ना, उतना मैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। देखो, ट्रेंड लाइन के लिए लाइन चार्ट भी आप देख सकते हो ना, पर मैं नहीं देखता, बहुत सारे ट्रेडर देखते भी है। ये लाइन चार्ट पे ये देख लो, ऊपर नीचे देखो, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइन चार्ट पे, आपको कैंडल स्टिक पे भी मिल जाएगा। और लाइन चार्ट पे आप जैसा आपको सूटेबल लगे, देखो लाइन चार्ट पे मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, और ना मैं लाइन चार्ट पे कोई ट्रेड लेता हूँ, तो मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं नहीं रिकमेंड करता। अगर आपकी प्रैक्टिस हो या आपको सूटेबल लगे तो आप लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो, कोई भी चार्ट यूज करो ना, जो भी आपको सूटेबल लगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगे आप वो वाला चार्ट यूज करिए। लाइन चार्ट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लाइन चार्ट में स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करने में दिक्कत हो सकती है। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के लिए अगर देखो तो हम मेरे को भी लग रहा है थोड़ा इजी है, थोड़ा इसको और एक्यूरेट बना सकते हैं, हो सकता है। पर मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है लाइन चार्ट पे, तो मैं यूज नहीं करता, पर मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। आप पे डिपेंड है, आप अगर करना चाहो तो। वी हैव टू स्टडी व्हाट? देखो, कंपलसरी तो नहीं है लाइन चार्ट को स्टडी करना। ये वाला टॉपिक खत्म करें ना, ट्रेंड लाइन वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस तो सर आपको बिल्कुल प्रैक्टिस तो करनी होगी, आप प्रैक्टिस करो, मेरे को एग्जांपल भेजो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, और मैं पक्का मैं गारंटी देता हूँ मैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपके 100% टारगेट हिट होंगे, 100% टारगेट मेरे भी हिट नहीं होते हैं, मैं भी मेरी भी एक्यूरेसी 70% टू 80% के बीच में चलती है ना। तो 100% तो मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है, 100% तो इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी कुछ भी नहीं है, पर मैं आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट हाई तक पहुंचा सकता हूँ कि आपको काफी कम दिक्कत हो। तो ये वाला टॉपिक अपन खत्म करते हैं ना, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, आप पहले ये देखते कौन कौन से टॉपिक खत्म कर लिया अपने। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, और उसके एज्यूम्पशन पढ़ लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अच्छे से पढ़ा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने अच्छे से इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप फिर ट्रेंड लाइन पढ़ोगे ना, ट्रेंड लाइन बिल्कुल वही की वही चीज है, बस थोड़ा ट्रेंड लाइन थोड़ा डायगोनल शेप में बनता है, और कुछ भी नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आपको ट्रेंड लाइन में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक था ब्रेकआउट जोन में एंट्री कैसे लेनी है, ब्रेकआउट जोन में हमने एंट्री कैसे लेनी है हमने ये भी देख लिया। जहाँ पे जैसे हमने इसमें एंट्री ली थी यहाँ पर, है ना, और एक एचसीएल टेक वाले में हमने बाई साइड की एंट्री ली थी, सेम वही 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 है, वही तो है ब्रेकआउट जोन, ठीक है, हमारा वो भी हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, बेसिक अजम्पशन हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेकआउट जोन में एंट्री कैसे लेना है ये हो गया। अब देखो, चार्ट पैटर्न कई बार ना चार्ट पैटर्न भी बनते हैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, राउंड बॉटम हो गया, तो उन चार्ट पैटर्न पे एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है ना यूट्यूब पर, तो मैं आज आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, आप चार्ट पैटर्न भी देखना। आज वो वीडियो देखने को जरूरत नहीं, 1 घंटे की वीडियो है, आप कल देखना, आज जो होमवर्क दिया आप वही करना है ना। और मूविंग एवरेज की वीडियो भी मैं आपको कल भेज दूंगा, आप वो भी देख लेना। और अपन आरएसआई के बारे में बात कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, लैगिंग और लीडिंग। ये जो आप ब्लैक और रेड लाइन देख रहे हो ना, ये है मूविंग एवरेज, जो रेड लाइन है ये है 200 डेज की क्लोजिंग, ठीक है। इसके बारे में मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है ना। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देखो इसमें क्या होता है, मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ मैं पहले। 70 के ऊपर अगर ये होलोग्राम
घूमता है। तो 70 के ऊपर इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट, कि अब ये बहुत ज्यादा बिक चुका है ना। और अगर ये 20 के नीचे है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड मतलब, सॉरी, ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा इसको खरीदा गया। और सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, एक बार फिर से। 70 के ऊपर ही ओवरबॉट होगा, मतलब बहुत ज्यादा इसको लोगों ने खरीद लिया है, ठीक है। और अगर 30 से अगर ये नीचे है, 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा बिक गया है, अब ये ऊपर आने वाला है। तो अब इस पे, इसको देख के हम एंट्री कैसे लेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहली क्लियर सी बात, कि जब अगर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तब उसी जोन में हम कभी भी ना बाई की एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से बाउंस बैक होने वाला है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, पर हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक, एंट्री कैसे लेंगे मैं आपको ही बताता हूँ। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सोल्ड के अंदर है ना, जब भी प्राइस मतलब 70 के ऊपर और 20 के नीचे, तब हम एंट्री नहीं लेंगे। 70 और 30 के बाहर है तब हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर प्राइस 70 और 30 के अंदर है तभी हम एंट्री लेंगे। कैसे लेंगे मैं ये आपको बताता हूँ। हमने ट्रेंड लाइन बनाना सीखा ना, वो चीज हम इसी में ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेकआउट हुई, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ली बाई साइड की, कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री ली। और आरएसआई में हमेशा आप अपना टारगेट रखोगे 1x का, ठीक है। 1x, मैक्सिमम 1x का। उससे पहले हो सके तो आप वहां से हट जाना, क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर यूज एनी इंडिकेटर, ठीक है। मैं इंडिकेटर को सिर्फ ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, मूविंग एवरेज को एक हिंट के तौर पे मैं स्टडी करता हूँ। मैं कभी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करता ट्रेडिंग लेने के लिए। मैं बस उनसे आइडिया लेता हूँ, हाँ ओवरबॉट है, हाँ ओवरसोल्ड है ना। आप भी, मैं रिकमेंड करूंगा। देखो, मूविंग एवरेज पे मैंने एक अच्छी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आपकी हेल्प भी करेगी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। और फिर भी मैं एक रिकमेंड करूंगा कि इंडिकेटर को आप हो सके होता अवॉइड करना। आप देखो, उनको खोलो कि वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं, है ना। पर आप उन पे ट्रेड लो, पर पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। आप मेरे को होमवर्क करके जो भेजोगे ना, सर आरएसआई ने ये सिग्नल दिया, आरएसआई में आपको वही चीज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने हैं, ट्रेंड लाइन मिल रही है तो वो बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया इसका सपोर्ट, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, हो रहा है कि नहीं। इसके बीच में आरएसआई सिग्नल घूम रहा है ना एक, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यही वाला जोन है ना ब्रेकआउट, यहाँ पे हमने सेल साइड की एंट्री ली, देखो यहाँ तक नीचे तक है। अच्छा, टारगेट मिला, आरएसआई ने हमको सही सिग्नल दिया, ठीक है। पर ये सही सिग्नल देता है, मैं मानता हूँ सही सिग्नल देता है, पर ये 10 में से 7 बार गलत सिग्नल देता है, 3 बार सही सिग्नल देता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको हिंट के लिए स्टडी करो। ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा आप इसको अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। आरएसआई में सिर्फ इतना सही है, 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड। और हम इस पे ट्रेंड लाइन बनेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनेंगे, और जो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड लेने के लिए, है ना। अगर फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के ही ट्रेड लेना, है ना। यही मैं रिकमेंड करूंगा। ये फिर एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख गई, ये वाली, और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन भी ये रही, यहाँ से ब्रेकआउट होगी, इस जोन में आ गई, यहाँ से फिर ऐसे वापस नीचे। आई थिंक आरएसआई मैंने अच्छे से बता दिया। 70 के ऊपर ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, और इस पे ट्रेड कैसे लेंगे इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटर 10 में से 7 बार मैंने बोला गलत सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे ना, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाना सीख रहे हैं हम। ये चीजें हम यूज करके, ये चीजें हम सीख कर ट्रेड लेना सीखेंगे, ना कि हम इंडिकेटर के हेल्प के थ्रू हम अपनी ट्रेड लेंगे। इंडिकेटर तो है ठीक, अपनी जगह, पर एक्यूरेसी जितनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की है, ट्रेंड लाइन की है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी की जितनी एक्यूरेसी है ना, उतनी इनकी नहीं है। वो 10 में से 7 बार आपको टारगेट देंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है। 10 में से वो 7 बार आपको टारगेट आपके हिट करवाते हैं, 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसमें। इसमें आपके 7 बार टारगेट हिट होते हैं, सॉरी 7 बार इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 3 बार आपके टारगेट हिट होते हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि इनके बारे में हम ज्यादा स्टडी करें और
स्टडी की वजह आरएसआई में मैंने जो बताया वो उतना ही है, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं। मूविंग एवरेज का थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, उसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। और आप देखो, मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज अवॉइड दिस इंडिकेटर्स। आप इनको यूज करो, पर इन पे ट्रेड लेना हमेशा अवॉइड करना। कभी कभी आप चांस ले रहे हो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तब तो वो ठीक है, पर हो सके तो जितना अवॉइड करना। देखो, तो आरएसआई का टॉपिक भी हो चुका है। कैन वी यूज पिवट पॉइंट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? हाँ सर, आप पिवट पॉइंट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। उनको आप यूज तब करो जब आपको टारगेट रखना हो ना, कि टारगेट रखना हो ना 1x का, 1.5x का, तब आप पिवट पॉइंट यूज करो। बाकी तो अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट है ही, ठीक है, उन्हीं की बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तो उन्हीं को हम उन्हीं पे अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम यूज करें एंट्री स्टॉप लॉस एग्जिट के लिए, तो उनको प्रायोरिटी देना जरूरी है। आप पीवट पॉइंट ले रहे हो तो आप टारगेट रखने के लिए सिर्फ पीवट पॉइंट लो। स्टॉप लॉस के लिए आप पीवट पॉइंट ले रहे हो तो आपकी इच्छा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़े मैंने देखे कि मेरे भी स्टॉप लॉस कई बार हिट हुए हैं, ठीक है। आप टारगेट के लिए पीवट पॉइंट जरूर। एम आई ऑडिबल टू यू? अब ठीक है ना? अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ओके गुड। तो हमने आरएसआई पढ़ लिया। आरएसआई पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये भी देख लिया। मूविंग एवरेज और चार्ट पैटर्न हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक भी हो गया। यहाँ तक सब क्लियर है ना? आरएसआई तक जो भी मैंने पढ़ाया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके, ओके गुड। हाँ, तो अब बात आती है कि स्टॉक सिलेक्शन की। देखो, पहले स्टॉक सिलेक्शन में बताता हूँ कि आप जो डेली इंट्राडे करते हो ना, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। फिर आपको मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के लिए आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे ना। डेली के लिए आप देखो, एक विश लिस्ट बना लो। सॉरी, इसको क्या कहते हैं अपन, हाँ, विश लिस्ट ही होती है ये, ठीक है। इस विश लिस्ट में आपके निफ्टी 200 के जितने भी स्टॉक है ना, आप इसमें ऐड करोगे। जैसे इसमें ऐड करना है मेरे को HCL टेक। ये HCL टेक ऑलरेडी एडेड है ना। NSE के जितने भी स्टॉक है निफ्टी 200 के, आप वो ऐड करोगे आपकी विश लिस्ट में। आप फिर वो 200, आप 200 स्टॉक निफ्टी के, टॉप 200 स्टॉक आपने ऐड कर लिया अपने विश लिस्ट में। आप 200 स्टॉक को 1 या 2 दिन लगा के सारे स्टॉक को आप एनालाइज करोगे, ट्रेंड लाइन ढूंढोगे वहां पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढोगे वहां पे, इंडिकेटर्स भी आप एक बार देखोगे। आपको है ना, सब एक बार देखने पड़ेंगे, सारे 200 के 200 स्टॉक है ना। फिर जैसे ही आप किसी में सिग्नल मिले कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, आप अलर्ट वैसे सेट करके रखोगे। आपको अलर्ट सेट करना आना चाहिए ना। जैसे आप फोन पे अलर्ट सेट कर देना। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राइस चल रही है, तो मैं क्या सोच रहा था कि भाई 72 पे जैसे ही आएगा ना, तो मैं अलर्ट सेट कर दूंगा यहाँ से। अलर्ट पे 72.50 पे जैसे आएगा,
तो मेरे को सिग्नल मिल जाना चाहिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से कि हाँ, जैसे ही ये पर्टिकुलर प्राइस आती है तो मेरे को सिग्नल दे देना कि हाँ ये आ गया, तो वहाँ पे मैं एंट्री या एग्जिट जो भी है मैं अपना डिसाइड कर लूंगा, है ना। तो विश लिस्ट आप क्रिएट करना, इसमें आपको ऐड करने निफ्टी 200 के जितने भी स्टॉक है सारे, ठीक है, निफ्टी 200 के स्टॉक जितने भी आपको सारे ऐड करने पड़ेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो निफ्टी 200 के स्टॉक कौन से, तो सिंपली गूगल इट, है ना। तो ये एनएससी इंडिया की साइट आ गई, तो आप देख लेना निफ्टी 200 के स्टॉक जितने भी है। और जीरोदा या आप ट्रेडिंग पे एनालिस्ट करते हो या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एनालाइज करते हो, तो आप वहाँ पे ये 200 स्टॉक आप बारी बारी से ऐड कर देना। टाइम लगेगा ऐड करने में, फिर उन 200 स्टॉक को देखने में आपको, उनको एनालाइज करने में भी टाइम लगेगा। सारे एनालाइज करके रखने होते हैं ना इंट्राडे ट्रेडर को, कि मेरे पास जो भी दो स्टॉक है, जब भी मैं ट्रेडिंग के लिए बैठूँ सुबह 9 बजे, तो मेरे पास सारे जो लास्ट 200 चार्ट है मेरे पास एनालाइज होने चाहिए, एकदम फुली एनालाइज, कि मेरे को सिग्नल फटाफट मिलते रहे कि ये इसमें ब्रेकआउट हो गया तो मेरे को सिग्नल मिल जाना चाहिए कि हाँ ये प्राइस इस यहाँ तक पहुंच गया है, ये प्राइस यहाँ से डाउन हो गया है या अप हो गया। मेरे को सिग्नल आपको सेट करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इट्स नॉट इजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे, आपको रोज 200 स्टॉक आपको देखने होंगे, है ना। रोज 200 स्टॉक देखने होंगे, उनको उनमें क्या नया ट्रेंड चल रहा है ये भी देखना होगा, उनके इंडिकेटर क्या शो कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। आपको अलर्ट सेट करने होते हैं, सब में अलर्ट सेट करने की जरूरत नहीं है ना। कोई ट्रेंड लाइन के पास में है, अगर कोई ट्रेंड के पास में है तो ऑब्वियस सी बात आप उसमें अलर्ट सेट करोगे। तो अगर दूर दूर चल रहा है तो आप उसमें अलर्ट सेट नहीं करोगे, अगले दिन के लिए छोड़ दोगे। और अगर आप ऐसे सेट एनालाइज करते हो ना, अगर आप ये करो, जैसे निफ्टी 200 के स्टॉक आपने अपनी विश लिस्ट में ऐड कर दिए, पहले आप उनके डेली चार्ट खोलो, मतलब सॉरी, डेली कैंडल स्टिक के चार्ट खोलो, मतलब एक दिन की एक कैंडल के चार्ट खोलो, फिर उस पे एनालाइज करो सारे 200 स्टॉक, एक डे की कैंडल पे एनालाइज करो। फिर आप खोलो एक घंटे का चार्ट, सब 200 चार्ट के, अब वापिस से स्टार्ट करो एक घंटे के चार्ट से। पहले अपने एक दिन की एक कैंडल पे अपने, अब हमने एनालाइज किया दिन की एक कैंडल पे एनालाइज किया पहले हमने, फिर हम एनालाइज करेंगे एक घंटे की कैंडल्स पे, है ना। एक घंटे की कैंडल्स पे हम एनालाइज करेंगे, फिर हम जैसे इंट्राडे के लिए होता है हम अपने सिग्नल विग्नल वैसे क्रिएट कर देंगे ना। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे है ये मैंने बता दिया, निफ्टी 200 के स्टॉक। और अगर उसके अलावा आप चाहो कि मेरे पास थोड़े बहुत और स्टॉक हो, है ना, तो आप स्टॉक अपने विश लिस्ट में डालो FNO के, ठीक है। सिंपली गूगल इट निफ्टी, ये FNO स्टॉक लिस्ट, ठीक है। करंट में अभी कितने स्टॉक चल रहे हैं, 135 के आसपास अभी स्टॉक है जो FNO में है। फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये जितने भी स्टॉक होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनमें सर्किट नहीं लगते हैं, और ये वॉलेटिलिटी इनमें ज़्यादा रहती है। इंट्राडे ट्रेडर को वही चाहिए होता है, वॉलेटिलिटी ये इनमें ज़्यादा रहती है, इनमें सर्किट नहीं लगते हैं, और इनमें आप एनालाइज भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये ट्रस्टेड है, मान लो कि ये वैसे स्टॉक है जो ट्रस्टेड है, ठीक है। आप निफ्टी 200 के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक जितने भी है उन सबको भी आप अपने विश लिस्ट में ऐड कर देना, और उन सबको एनालाइज करना। और इंट्राडे ट्रेडर जो जैसे आप सुबह उठते हो या शाम को आप जब भी अपना काम करो, तो सब सारे एनालाइज होने चाहिए। सुबह उठ के आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से है जिसपे अब आज मेरे को सिग्नल मिलने वाला है, उसके आप सिग्नल अपने अपने फोन में अपने पीसी में अपने सेट करके रखो। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो मेरे को सिग्नल आ जाना चाहिए, यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है तो मेरे को सिग्नल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया, स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडर, हो गया ना। विश लिस्ट आपको क्रिएट करनी बस, और उसमें निफ्टी 200 और FNO के स्टॉक आपको ऐड करने हैं अपनी विश लिस्ट में, एक एक करके, टाइम लगेगा। फिर उनको एनालाइज करना है, फिर आपको अलर्ट क्रिएट करने हैं, कब कब मेरे को अलर्ट चाहिए, और रोज चेक करना पड़ेगा ताकि आप कभी भी मतलब पीछे ना हो। एक दिन का भी मिस हो गया तो आप हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो जाए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे हो गया ये आपने देख लिया। इसके बाद मैं बात करूंगा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी की। Am I audible to you? Because no one is replying. स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है ये हमने पढ़ लिया। ओके, सबके एक साथ ही आ गए, इसके लिए सर थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी।
देखो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हमको क्या बोलता है कि आपको वैसे स्टॉक ढूंढने हैं जो, देखो इसमें मैं कैटेगरी डाल लेता हूँ, बुलिश, ये बुलिश स्टॉक है, और ये है बीरिस। बुलिश और बीरिस स्टॉक। बुलिश स्टॉक कौन से? जो जो एक महीने से बुलिश है, मतलब जिनका प्राइस लास्ट मंथ से इस मंथ तक, इस मंथ के लास्ट डेज तक, मतलब जो आज अपना डे है उससे एक दिन पहले तक वो बुलिश पैटर्न में, मतलब जैसे मान लिया कि एक XYZ स्टॉक है जिसका लास्ट मंथ उसका प्राइस था 50 और आज उसका प्राइस है 70, तो मतलब उसने एक मंथ में ग्रोथ की है ना, ठीक है। एक मंथ में भी वो बुलिश हो और एक वीक में भी वो बुलिश हो, ये मेरा एक वीक में भी बुलिश है, और वो मेरा डेली भी बुलिश होना चाहिए। डेली इन द सेंस कि कल मान लिया वो 55 पे ओपन हुआ और 57 पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो वो होना चाहिए बुलिश पैटर्न में, मतलब डेली पैटर्न में भी वो बुलिश पैटर्न है। और देखो एक ऐसा स्टॉक जो हो डेली बुलिश, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश, है ना। बुलिश मतलब मंथली में उसकी ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, वीकली में पॉजिटिव होनी चाहिए, डेली में भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। वैसे स्टॉक हम सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे? मैं आपको एक सीधी सी एक वेबसाइट बता दूंगा, वहां पे आपको जितने भी ई वाले स्टॉक है आपको मिल जाएंगे। और बीरिस में कौन कौन से स्टॉक जो 1 मंथ से, एक सेकेंड, देखो बुलिस में बीरिस में कौन कौन से जो 1 मंथ से, माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। 1 मंथ से वो बीरिस हो, मतलब लास्ट मंथ पे वो 55 पे था, इस मंथ पे वो 50 पे है ना, तो वो बीरिस हुआ एक मंथ में। और एक वीक से भी वो बीरिस हो, है ना। और वो डेली भी बीरिस हो, मतलब कल वो ओपन हुआ था 55 पे और क्लोज हुआ है 53 पे, इट मीन इट इज बुलिश डेली, तो वो डेली भी बीरिस हो। तो ये वाले जो अपने स्टॉक रहेंगे ना, 1 मंथ 1 वीक डेली, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होंगे हमारे स्टॉक, इनको हम बोलेंगे बुलिश स्टॉक। और इनको हम जब नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे तो इनमें हम बाई साइड की ट्रेड ढूंढेंगे ना। ढूंढेंगे कैसे? सर्च एंड सॉरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अपन देखेंगे, निकालेंगे उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि परफेक्ट एंट्री हमको कहाँ मिलती है, वहां पे हम अपनी एंट्री लेंगे बाई साइड की ओर। कैसे लेंगे ये तो मैंने बता दिया ना। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो बुलिश हो 1 मंथ और 1 वीक और डेली, ऐसे स्टॉक ढूंढने। ऐसे स्टॉक ढूंढने के बाद उनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन जो भी आपको दिखती है वो सारी आप चीजें निकालोगे, सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया और रेजिस्टेंस हो गई, सारी चीजें निकाल के आप देखोगे कि कहाँ कहाँ मेरे को ट्रेड मिल रही है। फिर वहां से आप देखोगे एंट्री कहाँ हो रही है, एग्जिट कहाँ हो रहा है, और टारगेट कहाँ रख रहा हो, है ना। तो यहाँ से आप ये चीज ढूंढ लेना। और बीरिस बीरिस स्टॉक कौन कौन से होंगे जो 1 मंथ 1 वीक और डेली, ये बुलिस है, सॉरी बीरिस हो। और बीरिस होने के बाद हमें ऐसे स्टॉक सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम वही प्रोसीजर, हम उनमें देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे हम देखेंगे ना, 15 मिनट की कैंडल स्टिक ओपन करेंगे, देखेंगे कहाँ वो बीरिस है, सॉरी कहाँ वो ट्रेंड लाइन ले रहा है कि नहीं, कहाँ वो सपोर्ट ले रहा है,
कहाँ वो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम अपनी एंट्री लेंगे। अगर बीरिस हमको ट्रेड है मिल रही है तो हम अपनी सेल साइड की ट्रेड लेंगे, और अगर बुलिश है तो हम अपनी बाई साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में ये है। ठीक है, और कैसे ट्रेड लेना है, एंट्री कैसे, टारगेट कैसे, ये मैं सब आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये स्टॉक ढूंढने कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे सर्च करना UDTS मॉनिटर स्क्रीनर, कोई दिल्ली की ये कोचिंग है जो इन्होंने ये स्क्रीनर बनाया है। ठीक है, ये जो भी ग्रीन दिख रहे हैं, ग्रीन स्टॉक, ये सारे स्टॉक है मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली बुलिश। ये जो रेड स्टॉक दिख रहे हैं आपको, ये है मंथली बीरिश, वीकली बीरिश एंड डेली भी बीरिश। ठीक है, ये इक्विटास है। इक्विटास देखे क्या, इक्विटास पे कल की ट्रेड है। इक्विटास होल्डिंग, यहां तक तो क्लियर है ना आपका। ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या है, और स्टॉक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, और ये होते कौन से स्टॉक है ना। स्टॉक सिलेक्शन क्या, कुछ नहीं करना, वो स्क्रीनर खोलना, UDTS स्क्रीनर है ना, वहां से देख लेने कौन कौन से बुलिश पैटर्न में, कौन कौन से बेरिश पैटर्न में, उनको ढूंढने हैं, और उनमें आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना है, ट्रेंड लाइन निकालनी है, और आगे बढ़ना है बस। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी यहाँ तक क्लियर है, जहां तक मैंने बताया। यानी सही है ना ये साइट, हाँ सर ये साइट बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या ही हो सकता है, ये आप बस बता रहे हैं कि भाई मंथली वीकली डेली बुलिश है या बेरिश, बस ये आपको यही बताएगा और कुछ भी नहीं है। हाँ, स्क्रीनर प्रॉपर उन्होंने क्रिएट किया है, मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को सर्च करना पड़ता था 1 मंथ 1 वीक और डेली के लिए। अब मेरे को सीधा यहीं से मेरे को मिल जाते हैं कौन कौन से बुलिश है, कौन कौन से बेरिश है, 1 मंथ डेली और वीकली के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर मैं आपको इक्विटास में बताता हूँ कैसे अपन ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन को यूज करके। ओके, तो ये रहा हमारा इक्विटास का चार्ट है, ये 15 मिनट का है ना। तो ये हमको इसने क्या सिग्नल दिया, बुलिश सिग्नल दिया है। तो देखो इसमें ट्रेंड लाइन तो कोई ड्रॉ हो नहीं रही है। ठीक है, तो काफी ये ऑलरेडी बुलिश ही है, देख सकते हो ये डेली बुलिश, क्योंकि लास्ट डे का ये आपको दिख रहा है 28 का है, 29 और 30 की अभी छुट्टी चल रही है ना। 28 को यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो मतलब डेली ये बुलिश है। और 28 टू मंडे, मंडे कब था, यहाँ पे फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, और ये मंडे। मंडे को ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है। तो मतलब वीकली भी ये हो गया बुलिश, और 1 मंथ बिफोर भी ये देख लो, काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है ना। ये अगस्त में यहाँ से स्टार्ट हुआ और अब यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट ये बुलिश ही है, ऑलमोस्ट क्या वो ऑलरेडी बुलिश है। हम कंफर्म भी हो गए, और हमको जैसा उसने सिग्नल ने भी यही बताया ना, लिखा हुआ है इसमें देखो, इक्विटास में मैंने क्लिक कर लिया कि गेट ट्रेंड में क्या है, पता नहीं क्या है। इनके साथ पेड वर्जन भी कुछ उन्होंने स्टार्ट किया, खैर वो देखेंगे नहीं हम अपना ना। देखो अब कितना है, 49.55 क्लोज, सपोर्ट 42.90 सपोर्ट एंड क्लोज भी इन्होंने दे रखे। खैर ये चीजें हम नहीं देखेंगे, हम इतना देखेंगे कौन बुलिश है कौन बेरिश है बस। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले सपोर्ट निकाल लेते हैं अपने। ये एक सपोर्ट है, कॉज यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। देखो ये रेड कैंडल इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई है, पर ये इसको क्या कहते हैं, पार नहीं कर पाई है ना, क्लोज ये नीचे ही हुई है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, माइनर सा रेजिस्टेंस है 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे, यहाँ पर भी है ना। तो अब देखो अगर ये
5.35 को ही क्रॉस कर जाती है मंडे को, तो हम लेंगे बाई साइड की ट्रेड, और हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा उसे थोड़ा मतलब आधे पॉइंट का हम रखेंगे स्टॉप लॉस, और 1x या 1.5x का हमारा रहेगा टारगेट। ठीक है, तो ऐसे हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो आई थिंक अब सेशन हो गया है, सारी चीजें हमने पढ़ ली, और चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर मूविंग एवरेज ये हम मैंने बोल दिया आपको, जैसे कि कल पढ़ेंगे, कल सॉरी नहीं, मैं आपको इनकी वीडियो भेजूंगा। हो गया ना क्लियर? प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को बेस मानते हुए ट्रेड कैसे लेंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, और बाकी बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इंडिकेटर, और दो टॉपिक के मैं वीडियो भेज दूंगा। क्लियर है ना सबको? हेलो, बाकी सबको? भावेश एंड ओके, क्लियर क्लियर। भावेश, अरे भावेश जी आप भी बोल दो, आप ही तो बाइक चला रहे थे नीलेश को लेके पुलिस नाकों पे घूमते हुए। वन डाउट, प्लीज प्लीज आस्क भावेश। अच्छा एक बार सर्वेश्वर अपन भावेश का क्वेश्चन ले लेते, 1x और 2x कैसे सेट किया था ना, HCL टेक का ही देखते अपन, सॉरी। ये हमारा था एंट्री वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे ये पोजीशन वाला लिखा होगा ना, ये देखो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये डेट रेंज वो ये अलग चीज है, ये लॉन्ग पोजीशन। हमारे एंट्री कहाँ पे थी? 4 पॉइंट ऊपर, 561 पे, 71 पे ये मिला अपन को। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ये क्लिक है ना, और ये रेड वाला जोन ही दिखा रहा है आपको स्टॉप लॉस एरिया, ये आपने रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे रखना है, रख दिया। और ये देखो, आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.57, ठीक है, इसको ऊपर करो, 2x 3x ऐसे होते जा रहा है ना। यही चीज आप पूछ रहे थे ना, ये कैसे सेट करना है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे जैसे 4 पॉइंट नीचे यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट जोन, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ना, 3.45 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1x का या 2x का, ये 2x का रिस्क रिवॉर्ड। क्लियर है ना ये चीज? यही चीज आप पूछ रहे थे आई थिंक। सर लेकिन इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम परफेक्ट होते हैं, मूविंग एवरेज कौन सा सही है? सर देखो, मैंने मूविंग एवरेज का तो बहुत लंबा वीडियो, 1 घंटे का वीडियो है ना, तो आपका इंट्राडे, शॉर्ट टर्म पोजीशन, मूविंग एवरेज कौन कौन सा कब कब यूज करना है, सब मैंने उसमें डाल रखा है ना। उस वीडियो में आपके मूविंग एवरेज पूरा कवर हो जाएगा, इंट्राडे से लेके लॉन्ग टर्म का। और सर्वेश्वर ने पूछा बट नीड टू मोर अबाउट द स्ट्रेटेजी। सर देखो, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यही है ना कि आपको जो प्रीवियस प्राइस चल रहा है उसको आपको एनालाइज करना है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है ना, उसको एनालाइज करना है, हिस्ट्री को एनालाइज करना है, फिर आगे आपको करंट की ट्रेड लेनी है। मैंने क्या बोला था? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इस बात को हम ज्यादा फोकस करेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट कब यूज करना है? सर लॉन्ग और शॉर्ट तो आप कब यूज करोगे? जब आप एंट्री ले रहे हो ना, जब आप बाई साइड की एंट्री लोगे तब आप लॉन्ग यूज करोगे, जब आप सेल साइड की एंट्री लोगे तब आप शॉर्ट यूज करोगे। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाई साइड की ओर, मतलब आप खरीद रहे हो, आपका टारगेट ऊपर की साइड होगा, और अगर आप बेच रहे हो तो शॉर्ट पोजीशन आपका टारगेट नीचे की साइड होगा, सेल साइड की ओर। लॉन्ग का मतलब वही होगा ना कि लॉन्ग मतलब बाई, शॉर्ट मतलब सेल। एंट्री और एग्जिट, सर एंट्री और एग्जिट का मैंने बताया ना, वही तो सेम मेथड है कि अगर देखो यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन सेट कर दी, 571 पे लॉन्ग पोजीशन आपने सेट कर ली, थोड़ा सा नीचे, और ये आपने 2x का टारगेट रख लिया। अब सपोज कि भाई आप इतने एक्यूरेट तो हो नहीं ना, मैं हूँ, मेरे भी मैं
यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज मैं यूज करता हूँ डेली ट्रेडिंग में। ठीक है, आपको नहीं पता हो तो मैं आपको अपने रोज के चार्ट भेज दूंगा। ठीक है, फ्रंट पेज पे मैं ऑलरेडी अपलोड करता हूँ, आपको पर्सनली भेज दूंगा कि आज मैंने ये किया है। आप देखना, मेरे 10 में से 7 के टारगेट हिट होंगे, 7 के या 8 के भी हो सकते, कई बार 6 के भी टारगेट हिट होते हैं ना। 3-4 का मेरा स्टॉप लॉस का रेशियो चलता रहता है ना। कैसे? यही चीज ऐसे ऊपर जाते हुए फटाक से ऐसे नीचे आ जाए, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा ना। ये मेरा स्टॉप लॉस मतलब क्या है? स्टॉप लॉस मतलब क्या है? यहाँ मेरा एग्जिट है। ये रेड वाले लाइन जहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे प्राइस अगर घूम के ऐसे वापस आ जाता है तो वहां पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं सहन कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा ना। इसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये तो वैसे है ना कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, प्राइस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ जाती है, मेरा स्टॉप लॉस के पास आ जाती है ना। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे? 566.95, मतलब अप्रोक्स 567 पे मेरा है स्टॉप लॉस, है ना। तो जैसे मैं सेट करके रखूंगा ना, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज कर रहा हूँ या जीरोधा पे कर रहा हूँ, जीरोधा पे मैं सेट कर दूंगा कि एंट्री होगी मेरी 571 पे। टारगेट मेरा रख दो आप 2x का टारगेट कितना होगा? ये 2x टारगेट कितना है? 579 पे टारगेट मेरा बुक हो जाना चाहिए। जैसे मतलब जैसे 571 पे प्राइस आए तो वहां पे मेरे को एंट्री एंट्री करवा देना, और जैसे 579 आ जाए तो वहां पे मेरा टारगेट बुक करवा देना। मेरे जो भी शेयर है मेरे सारे बेच देना, प्रॉफिट बुक करा देना। और अगर प्राइस 567 पे आ जाए तो मेरा जितना भी नुकसान हो वो सब बुक करा के मेरे को वापस एग्जिट करा देना। सर देखो, बिफोर स्टॉप लॉस हम एग्जिट तो कभी भी कर सकते हैं, कब वो तो हम पे डिपेंड है ना कि एंट्री करते ही एग्जिट कर लें। पर जब हम स्टॉप लॉस सेट करें ना, तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि एटलीस्ट हम स्टॉप लॉस के थोड़ा बहुत आसपास पहुंचे, है ना। यही तो मनी मैनेजमेंट की स्किल है। स्टॉप लॉस आप उतना ही रखना जितना आप रख सकोगे। मैं इतना नुकसान सह सकता हूँ। कई बार देखो, टेक्निकल एनालिसिस में या इंट्राडे में जो ये वाला जो अपन मेथड यूज किया ना, यही आपको रखना है। बस आप क्वांटिटी कम यूज करना ना, तो आप उतना ही क्या कहते हैं ले पाओगे स्टॉप लॉस। अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है तो जो आपका स्टॉप लॉस एरिया यही है ना, आप यहीं पर ही एग्जिट होगे, उससे पहले नहीं होगे। पहले क्यों नहीं होगे? अगर मान लेते कि पहले को फंडामेंटल न्यूज मिल जाती है, ये HCL टेक में आज इस स्कैम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब तो आपको एग्जिट होना ही ऑब्वियस सी बात है। फंडामेंटल मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फंडामेंटल अगर आ जाते कहीं पे भी तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जीरो हो जाता है ना। फंडामेंटल को अपन को ज्यादा कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे अपन को न्यूज मिल गई, यहाँ पे यहीं पे अपन को न्यूज मिल जाती कि HCL टेक में कोई स्कैम हुआ है, अब ये नुकसान आने वाले, तो अपन यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स करे उससे पहले या जब भी हमको मौका मिले हम एग्जिट हो जाएंगे। और बाकी अगर नॉर्मल चल रहा है, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई भी दूसरा कुछ लफड़ा नहीं है, तो हम स्टॉप लॉस से पहले कोशिश करेंगे कि हम एग्जिट ना हो, क्योंकि फिर हमारा लॉस होने के ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस हम इसीलिए सेट करते हैं कि यहाँ से प्राइस के है ना, इसका स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि यहाँ से बाउंस बैक होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तभी हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। वरना तो हम कोई भी अंदाज से भी प्लेस कर सकते हैं ना। ओके सर्वेश्वर, स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट तो कर ही सकते, पर ट्रेडेड रिवर्स फंडामेंटल केस में हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं ना। और वरना स्टॉप लॉस से पहले हिट करेंगे तो हमारे ज्यादा चांस रहेंगे नुकसान सहने के। ओके, स्टॉप लॉस यही हमको शो करता है कि यहाँ से प्राइस वापस अगर आ भी गया ना यहाँ तक तो बाउंस बैक कर सकता है। तभी स्टॉप लॉस थोड़ा हम बड़ा रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा, 1 या 2 पॉइंट का। तो आज का सेशन मैं खत्म करूं? सारे क्वेश्चन एंड आंसर हो गए? आपके मैंने डाउट भी क्लियर कर लिया। अगर कुछ नहीं बच जाता है तो आप मेरे को बाद में पूछ लेना। गूगल मीट है, व्हाट्सएप है, आपको होमवर्क मैंने दे दिया, आपको वो करना ही है होमवर्क तो, है ना। खत्म करूं मैं? काफी टाइम भी हो गया, 7:03। ओके, मूविंग एवरेज का वीडियो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ, बताओ। अभी मूविंग एवरेज का वीडियो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप वो देखो। ठीक है, चलो खत्म कर दे। नीलेश, मूविंग एवरेज में कोई भी दिक्कत हो ना सीधा व्हाट्सअप करना, और अपन टाइम निकालेंगे और गूगल मीट पे मैं आपको सारा समझा दूंगा।
नीलेश को काफ़ी मतलब ऐसे एक्साइटेड है मूविंग एवरेज को पढ़ने को लेके। तो ओके गाइज, बाय। और आप होमवर्क करना, मेरे को व्हाट्सअप जरूर करना है ना।